You are currently the only person in this conference. Good morning, class. सबको गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टैक्सेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो सबको क्लियर हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा कंप्लीट बस एकदम लास्ट मोमेंट पे ही हुआ था। जो हम लोगों ने जनरल वाला जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें किसी को कोई डाउट, जिसमें हम लोगों को टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना था, टैक्स रेट निकालना था जो टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहा था। वो एक उस टाइप का एक ही क्वेश्चन एक बार आया है अनसॉल्व में। यूजुअली तो आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला ही आता है, बट ये बस आपको एक चीज देखिए, आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम जरूरी नहीं है कि हमने जिस तरह के कराए हैं सिर्फ उसी तरीके के आए, और भी तरीके के आ सकते हैं। तो आप लोग अपने थॉट से सोचिएगा कि आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने को कहेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो आपको लगाना है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। लेकिन किस पे लगाना है? क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो फंक्शन दिया हो। तो ये याद रखना है कि हमेशा जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए। और अगर वो फंक्शन नहीं है, तो वो फंक्शन आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये एक थॉट आप लोग के दिमाग में होगा, तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। वॉइस स्लो है मेरा? सबको स्लो आ रही है या सिर्फ अमित को स्लो आ रही है? अमित, आप अपना वॉइस वाला वॉल्यूम वाला बटन से बढ़ा लीजिए, आपका स्लो होगा फिर वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने टैक्सेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, या हमने जैसे प्रॉफिट वाला डिस्कस किया, या कभी आप लोगों से एवरेज कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसने क्वेश्चन ने कहा, तो जो भी केस हो, ये हमेशा से ध्यान रखिए लीजिएगा कि वो किस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है। हो सकता है हमने इस तरह के कोई क्वेश्चंस देखे नहीं या सॉल्व नहीं करा है, बट हो सकता है किसी फंक्शन में आपको टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात कर रहा हो, या किसी फंक्शन में टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा हो। ठीक है, तो अगर उस केस में इसको मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट को, और टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा होगा, तो इन दैट केस आपको प्रॉफिट फंक्शन की जरूरत नहीं होगी, आपको कॉस्ट फंक्शन ही चाहिए या रेवेन्यू फंक्शन ही चाहिए। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को सेकेंड यूनिट में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, टाइप्स, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली यूनिट। पार्शियल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें कुछ और भी टॉपिक्स है। इस थर्ड यूनिट में जो आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं, उसमें आप लोगों का एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो अभी तक जैसे आप लोग ने पढ़ा वो टोटल डिफरेंशिएशन या सिर्फ डिफरेंशिएशन कह लीजिए, तो उसमें आप लोग एक दूसरे एस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म है, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। फिर आपका जो है हम लोग होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, और होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे कॉब डगलस का, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोगों का एक ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। लैग्रेंज मल्टीप्लायर हम लोग उसमें पढ़ेंगे। शोभा सोनकर, फॉर मैक्सिमाइजिंग द टोटल टैक्स में सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन है आपसे, आप अपना क्वेश्चन आपने जहाँ पे नोट किया होगा वहां पे जाके चेक करिए। मैंने जो क्वेश्चन में लिखवाया था आप लोगों को, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि
किस आउटपुट पे आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट। तो वो जो आपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन था t इज इक्वल टू टी इंटू एक्स जो था, उसको जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था एक बार t के रिस्पेक्ट में जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर पे जो भी आएगा आप कहेंगे कि ये t इज इक्वल टू दिस, जो भी आपने निकाला था। तो t यहाँ पर क्या था, टैक्स रेट था। तो जब तक आप सेकेंड ऑर्डर नहीं करेंगे d2t बाय dt2 नहीं करेंगे, और जब तक ये नेगेटिव नहीं आएगा, तब तक आप ये कैसे बताएंगे कि जो आपने टैक्स रेट निकाला फर्स्ट ऑर्डर से वो मैक्सिमम टैक्स रेट है जो आप सेट कर सकते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन की जो अहमियत है वो आप लोग उस तरीके से समझिए। हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि गिवन द टैक्स रेवेन्यू, आपके पास टैक्स रेवेन्यू है, आउटपुट है, अब आप बताइए कि मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट क्या हो सकता है। तो ऐसे तो गवर्नमेंट कुछ भी सेट कर सकती है, बट वो फिजिबल भी तो होना चाहिए ना कि टैक्स वो उतना पे भी तो कर पाए। तो हमें ये प्रूव करना था कि हमने जो टैक्स रेट यहाँ पे जो स्मॉल टी की वैल्यू निकाली थी, जो भी हमने वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी a माइनस बीटा अपॉन 2, ये निकाली थी। तो हमें ये प्रूव करना था कि ये हमारी मैक्सिमाइजिंग वैल्यू है, इस पर हमारा टैक्स रेट मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा हम मैक्सिमम नहीं रख सकते। मैक्सिमाइजिंग इन द सेंस कि आप कह रहे हैं कि अगर आपने ये टैक्स रेट रखा तो गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है वो सब एट द मोस्ट मैक्सिमम होगा। हम लोग प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे, डी पाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके हम लोग x की एक वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और हम कहते थे कि ये x क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट था। तो हम कहते थे कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, ठीक है। कैसे प्रूव करते थे, d2 पाई बाय dx2 करते थे, और ये जब ये नेगेटिव आ जाता था तो हम कहते थे कि x जो है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग, बिल्कुल। आप देखिए हम लोगों ने जब डिस्कस किया था मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस, तो मैंने आप लोगों को दो कंडीशंस बताया था, नाम से मतलब उसको कैसे डिफरेंशिएट किया था। एक नेसेसरी कंडीशन कहा था हमने, और दूसरी हमने सफिशिएंट कंडीशन कहा था। तो नेसेसरी और सफिशिएंट में फर्क क्या था, नेसेसरी यानी कि अगर आप dy बाय dx कर रही हैं तो वो 0 है, चाहे आपका मैक्सिमा हो चाहे आपका मिनिमा हो। तो नेसेसरी कंडीशन आपको सिर्फ ये बताती है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। बट अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो सफिशिएंट कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि तभी आप फॉर श्योर बता पाएंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा है, और अगर d2 बाय dx2 लेस देन 0 है तो आपका मैक्सिमा है। तो यहाँ तक अगर आपने सिर्फ यहाँ तक किया तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपका मैक्सिमा या मिनिमा है। तो वो तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आपको मैक्सिमा मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो आप प्रूव कैसे करेंगे विदाउट सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, हमने वहां पर आप लोगों को इस पर्सपेक्टिव में बताया था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग स्लोप के कर्व्स को और डिक्रीजिंग कर्व्स को, नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस पर्सपेक्टिव में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यानी कि स्लोप अगर किसी पॉइंट पर 0 है तो वो पॉइंट या तो मैक्सिमा का होगा या तो मिनिमा का होगा। बट वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये तो आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन ही बताएगी, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आपको दोनों ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन नहीं है तो फंक्शन बनाइए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन नहीं था इस क्वेश्चन में, जो टैक्सेशन वाला क्वेश्चन था। तो जब टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन नहीं था तो हमें टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन बनाना था। तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी होगी तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे थे। तो सेकेंड यूनिट में हम आज तो आप लोग के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। अनुभव, मैंने कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप लोगों को उस पर्सपेक्टिव में पढ़ा दिया है, कुछ अलग से नहीं पूछता है आप लोगों से। मैंने आप लोगों को जो कंडीशंस पढ़ाए थे जिसमें आप लोगों को ये वाले ग्राफ बताए थे, ये वाला इस तरीके के जो ग्राफ्स बताए थे, उन सारों में वो कवर है, कुछ अलग से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप लोग को आएगा एट द मोस्ट शॉर्ट नोट्स में आएगा वो। और अगर वो भी तब अगर आपका जो है ऑफलाइन पेपर होता है, अगर ऑनलाइन होता है तो सब लॉन्ग क्वेश्चन ही आने वाले हैं सिर्फ।
तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आई गेस मैंने आप लोग को सफिशिएंट कवर अप करा दिया है उसमें, ठीक है। तो अगर आएगा तो वो आप उसी को एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी किस चीज की होगी, कर्व्स की होगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस में होगा, कर्व में होगा। मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, दो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर। तो ग्राफ से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कंडीशन से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एंगल बना के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप लोग को सफिशिएंट कंटेंट है उसमें लिखने को। अच्छा चलिए इस पे आते हैं सेकेंड ऑर्डर में, सॉरी थर्ड यूनिट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही मैथमेटिक्स वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में 3 मेजर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 3 मेजर क्वेश्चंस का मतलब 3 सेक्शंस में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि या तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपका होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इससे आ सकता है, या तो आपका ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो आपके इसमें 3 सेक्शंस में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आज पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। आंशिक अवकलन, ठीक है। अभी तक हम लोग जब डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे थे कि डिफरेंशिएशन हम बता रहे थे क्या था, कि डिफरेंशिएशन आपका किसी फंक्शन के स्लोप को दिखा रहा था, ठीक है। बट हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स लिए उसमें मैंने इस तरह का कोई फंक्शन आप लोगों को बता दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x। चलिए आप कोई भी टर्मिनोलॉजी ले लीजिए, y की जगह z ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, x की जगह कुछ और ले लीजिए, बट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हम डिफरेंशिएशन के नाम से डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज जो नोटिस करने की थी वो ये थी कि उसमें आपका सिर्फ एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, स्वतंत्र चर, और सिर्फ एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, आश्रित चर। ठीक है, यूजुअली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइस और क्वांटिटी में आपका रिलेशन आपने पढ़ लिया कि क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। ये आपने एक बहुत बेसिक सा फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ लिया। लेकिन जब आप लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी, वो सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती है। प्राइस पर हो सकता है, आपकी इनकम पर हो सकता है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर हो सकता है, और आपके प्रेफरेंसेस पे हो सकता है कि आप किस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के नाम पे पढ़ा होगा कि ये डिटर्मिनेंट है जो है क्वांटिटी डिमांडेड का, यानी कि कोई पर्सन कितनी क्वांटिटी खरीदेगा किसी कमोडिटी की, इसको निर्धारित करने वाले कई सारे कारक हैं। आप लोगों ने इस तरह से पढ़े होंगे। हम लोग यूजुअली फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं Q इज द फंक्शन ऑफ P, क्योंकि हम कहते हैं कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से फैक्टर है जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो प्राइस के अलावा बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपकी क्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये जो राइट साइड पे जितने भी फैक्टर्स ले रखे हैं, एक्चुअली में ये क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, स्वतंत्र चर हैं, ठीक है। और ये किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर है क्यू। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक से फंक्शन का एग्जांपल दिया है। आपने अभी तक जितने भी अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स पढ़े होंगे उसमें आप रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि यूजुअल केस में कोई भी जो है वेरिएबल सिर्फ किसी एक वेरिएबल से इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब इकोनॉमिक्स में जब हम लोग इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक कि हमारा ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये केवल एक ही वेरिएबल से इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत तरह के और फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इम्पैक्ट कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन होंगे। हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बात कर रहे हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन की, प्योरली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे जब तक हम लोग, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। बट जब यूजुअल केस में ऐसा नहीं होता और एक्चुअल रियल लाइफ वर्ल्ड में जब लोग आते हैं तो एक वेरिएबल को कई सारे वेरिएबल्स इम्पैक्ट करते हैं। तो यूजुअल केस में ये जो आपका y इज द फंक्शन ऑफ x वाला फंक्शन है, ये एक्चुअली में हमें मिलता नहीं है।
यूजुअली जो हमें फंक्शंस मिलते हैं उसमें आपके कई सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट, मान लीजिए आर, जेड, एक्स, टी, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, बस फॉर सिंप्लिसिटी। तो जब आपको जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब उसको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, या फिर हम ये कह दें कि जो हमारे पास फंक्शन या इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें राइट साइड पे आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, तब आप डिफरेंशिएशन का टूल नहीं अप्लाई करते, तब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का टूल अप्लाई करते हैं। बेसिक तरीका वही है, ये भी स्लोप ही बता रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ही बता रहा होगा, लेकिन यहाँ ये किसके लिए है, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो कि एक्चुअली में इसी तरह के फंक्शंस आपको ज्यादातर मिलते हैं। तो जब भी किसी फंक्शनल फॉर्म में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई करके पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोग जब ये लिख रहे थे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम इसके लिए डिफरेंशिएशन लिख रहे थे dy by dx। सपोज कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो मान लीजिए फंक्शन है आपका z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस केस में आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहली बात, हम d की जगह डेल लिखते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो जब भी आप किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उस फंक्शन को जितने भी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि इस फंक्शन में आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y, तो आप एक बार इस फंक्शन को x के लिए करेंगे डेल z बाय डेल x। अब हम d नहीं लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग d नहीं यूज करते, डेल यूज करते हैं। तो आपने एक बार इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में किया और एक बार आपने इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में किया। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब हम इसको लिख रहे थे तो हम इसको क्या पढ़ रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हम ये पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें था कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में होते हैं, तो जब आप एट अ टाइम एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो आप बाकी सारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आप उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि y कांस्टेंट होगा उसके उस डिफरेंशिएशन के दौरान। या फिर अगर हम इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि उस डिफरेंशिएशन के दौरान x कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसको रीड करें तो हम क्या इसको रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। यानी अगर हम डेल z बाय डेल x कर रहे हैं, तो यानी हम z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रख के। या फिर उल्टा कर लीजिए, डेल z बाय डेल y किया है तो यानी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं z को विद रिस्पेक्ट टू y x को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर दो से ज्यादा होंगे तो भी जितने भी होंगे, मान लीजिए हम ऊपर वाले फंक्शन की बात कर लें, तो अगर हमने इसमें डेल y बाय डेल r किया तो उसमें हम इसका मतलब है कि हम y को डिफरेंशिएट करें r के रिस्पेक्ट में कीपिंग z x एंड t कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में जब आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। सेकेंड चीज ये है कि जब आप y इज अ फंक्शन ऑफ x कर रहे थे और हमने कहा कि मान लीजिए इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करिए, तो आपने dy बाय dx लिख दिया। बट अगर यही सेम काम हम आपसे कह दें कि z इज द फंक्शन ऑफ x y के लिए करिए, तो इसके लिए हमने कहा कि आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करिए इसका। तो इसका मतलब है कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसके उतने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स होंगे, यानी कि डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। तो ये डिफरेंस होता है जब आप डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं।
डिफरेंशिएशन में क्योंकि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वहां पर आपका सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डिफरेंशिएशन का केस था, तो आपका ये आपका सिर्फ एक डिफरेंशिएशन का केस था। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे थे, एफ डैश। एक डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम यहाँ पे सेकेंड डैश लगा दें तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। जब हम पार्शियल की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑर्डर में एफ डैश नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें एफ डैश का मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया कि हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया। तो हम पार्शियल में क्या लिखते हैं, लाइक ये ऐसे एफ एक्स, अगर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एफ वाई। अगर हमने इसका सेकेंड ऑर्डर कर दिया तो हम लिखेंगे एफ एक्स एक्स। अगर हमने इसका सेकेंड ऑर्डर वाई का कर दिया तो हम लिखेंगे एफ वाई वाई। ठीक है, तो पार्शियल के केस में हम लोग जो नोटेशंस यूज करते हैं, हम लोग उसमें ये डैश का सिंबल नहीं यूज करते, क्योंकि डैश का सिंबल आपका डिफरेंशिएशन के केस में जो है इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां आपको पता है कि आप सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चाहे आप जितनी बारी कर लीजिए। बट जब आप पार्शियल के केस में कर रहे होते हैं, तो पार्शियल के केस में आपको नहीं पता है कि अगर आपने ये सिंबल लिख दिया तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए पार्शियल के केस में आपको ये जो सबस्क्रिप्ट है, आपको ये उस वेरिएबल के नाम पर लिखना होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे होते हैं। ठीक है, युक्ति डेल बस एक सिंबल है, डेल आपको दिखा रहा है कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर डी मतलब डिफरेंशिएशन था ना, तो वैसे ही यहाँ पर डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर मैंने यहाँ पर डी लिख दिया तो आप कैसे बताएंगे कि हमने डिफरेंशिएशन किया है कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, बिकॉज पार्शियल में कुछ जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। बेसिक तरीका वही होता है डिफरेंशिएशन का, बट मीनिंग बदल जाती है, बिकॉज आपको पता है कि जब आप डेल लिख रहे हैं मतलब सिर्फ ये वेरिएबल नहीं है इंडिपेंडेंट में, और भी वेरिएबल्स होंगे, एक से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बट जब आप डी लिख रही हैं तो आपको पता है कि सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आपका जो वे ऑफ डीलिंग है उस वेरिएबल के साथ वो बदल जाता है। तो इट इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट, इसका और कोई मतलब ही नहीं है, डिवीजन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डी का मतलब डिफरेंशिएशन से था, यहाँ डेल जो है आपका सिंबल है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ साइंस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप उसी तरीके से इसको समझ लीजिए कि हम लोग जब इसको लिख रहे हैं तो आपका ये केवल एक सिंबल दिखा रहा है जो आपको बता रहा है कि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हैं। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए dz बाय dy कर दिया तो इसका मतलब आप समझेंगे कि केवल y था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट एक्चुअली में तो x भी था। तो आप कैसे, अगर आपके पास फंक्शनल फॉर्म नहीं है, आप सिर्फ इसको देख रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई और वेरिएबल भी है। तो इसके लिए आप लोग पार्शियल में हम लोग डेल यूज करते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस पर थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर वाली में बात कर रहे थे। तो हम लोग जब इसका सेकेंड ऑर्डर करते हैं तो आपने कर दिया d2y बाय dx2, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में कर रहे थे। जब हम लोग इसमें सेकंड ऑर्डर करते हैं तो अगर आपने सेकंड ऑर्डर ये लिखा है एफ एक्स एक्स, इसका मतलब है डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। अगर आपने एफ वाई वाई लिखा है इसका मतलब डेल टू जेड बाय डेल वाई टू। लेकिन जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो सेकंड ऑर्डर सिर्फ इस तरीके से नहीं होते। इस तरीके से नहीं होते का मतलब क्या है, हमने तो यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मान लीजिए 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, तो उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उतने आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। अब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अब ये फंक्शन जो है, अब क्योंकि आपको जो फंक्शनल फॉर्म है उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हो सकता है आपने पहले उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बट हो सकता है सेकेंड टाइम आपने जो भी आया उस फंक्शन में आपने उसको x के रिस्पेक्ट में नहीं करके y के रिस्पेक्ट में कर दिया, या आपने y के रिस्पेक्ट में जिसको डिफरेंशिएट किया था तो जो भी आपका डेरिवेटिव आया आपने उसको x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो जो भी आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर x के रिस्पेक्ट में किया, या पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया, या पहले y के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया, या पहले y के रिस्पेक्ट में किया और फिर x के रिस्पेक्ट में किया। 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो अगर 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो यानी आपके सेकंड ऑर्डर के 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ऐड कर लेते तो शायद 6 या 9 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, तो उस केस में आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स उतने हो जाते।
तो कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपने x का x में किया तब आप fxx लिख रहे हैं, या अगर आपने y का डिफरेंशिएशन किया फिर उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में किया तो fyy लिख रहे हैं। बट अगर पहले आपने x के रिस्पेक्ट में किया और फिर जो आया आपने उसको y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आप लिखते हैं fyx। fyx का क्या मतलब है? fyx का मतलब है आप जो राइट साइड पे लिखते हैं पहले आपने उसके रिस्पेक्ट में किया होगा, बाद में आपने जो पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में किया होगा। तो यानी अगर आपने पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर आपने y के रिस्पेक्ट में किया तो आप fyx लिखेंगे। इसका मतलब है आपका डिफरेंशिएशन जो आपका किया आपने पहले dz बाय dx का किया और फिर आपने उसको y के रिस्पेक्ट में किया, या फिर अगर आपने पहले y के रिस्पेक्ट में किया था और फिर आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आप लिखेंगे fxy। इस साइड पे जो लिखते हैं राइट साइड में पहले आप उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसको मैं अगर ओपन करूं इसका मतलब पहले आपने y के रिस्पेक्ट में किया होगा डेल z बाय डेल y, और उसको फिर आपने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपका फंक्शनल फॉर्म जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम सपोज कर रहे हैं कि आपके दो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपके फर्स्ट ऑर्डर के जो है दो होंगे fy और fx, यानी इसका डेल z बाय डेल x और इसका डेल z बाय डेल y। सेकेंड ऑर्डर के आपके चार होंगे, पहला आपका fxx है, यानी ये जो आपने पहला fx किया था उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि ये आपने डेल z बाय डेल x किया था इसको आपने फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको आप लिख रहे हैं डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि आपने जो fy किया था ये वाला इसको आप फिर से y के रिस्पेक्ट में कर दें, यानी कि डेल z बाय डेल y को हम फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल वाई टू। ठीक है, ये तो बेसिक हो गए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि पहले आपने x के रिस्पेक्ट में किया और फिर आप उसको y के रिस्पेक्ट में कर दें। तो अगर आपने पहले x के रिस्पेक्ट में किया और फिर आप उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप लिखेंगे fyx का मतलब है पहले आपने x के रिस्पेक्ट में किया होगा फिर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी आपने पहले जब x के रिस्पेक्ट में किया तो आपने क्या किया डेल z बाय डेल x, तो डेल z बाय डेल x करेंगे और जो आएगा फिर हम उसको y के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स। या फिर ये हो सकता है कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर जो आए हम उसको x के रिस्पेक्ट में कर दें, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा एफ एक्स वाई। यहाँ पे y राइट में मतलब हमने पहले y के रिस्पेक्ट में किया होगा, तो y के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया था डेल z बाय डेल वाई, तो जो डेल z बाय डेल वाई आया था उसको अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बट इस बार x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा समझाया है जिसमें कि आपका टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो जब इससे ज्यादा यूजुअली आपसे पार्शियल में पूछता नहीं है, बट ये है कि अगर दो से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो जितने आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे उतने आपके जो है आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर तो उतने होंगे जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तो अगर हम यहाँ पर एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए टी ऐड कर दें तो फर्स्ट ऑर्डर में एक और जुड़ जाएगा, मान लीजिए एफ टी, जिसको हम लिख रहे होंगे मान लीजिए डेल जेड बाय डेल टी, तो उसी के रिस्पेक्ट में फिर इसी के अकॉर्डिंग आपके सेकंड ऑर्डर भी बढ़ जाते हैं, बट यूजुअली आपका टू वेरिएबल केस पर ही आता है, मतलब आपके टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर ही आता है, तो यूजुअली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपके दो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस होती है और आपकी चार सेकंड ऑर्डर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो चार आपके सेकंड ऑर्डर हमने आपके निकाले हैं डेरिवेटिव्स, उसमें जो ये पहले दोनों हैं इनको हम लोग कहते हैं प्योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स।
अब प्योर का मतलब क्या है कि हमने पहले जिसके रिस्पेक्ट में किया होगा दूसरी बार भी हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई में क्या किया था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया तो फिर से वाई के रिस्पेक्ट में किया। बट अगर हम नीचे के दोनों चुनते हैं एफ वाई एक्स या एफ एक्स वाई, तो इनको कहते हैं क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने पहले जिसके रिस्पेक्ट में किया होगा दूसरी बार आप उसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, दूसरी बार आप जो दूसरा वेरिएबल होगा या जो कोई और वेरिएबल होगा आप उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एफ वाई एक्स का मतलब क्या था, आपने पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो ये क्रॉस हो गया। या एफ एक्स वाई का क्या मतलब है, आपने पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया एंड देन आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो ये आपका क्रॉस डेरिवेटिव हो गया। तो क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो या प्योर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, आपका हमेशा ये क्रॉस है, दिस इज नॉट ग्रॉस। सी क्रॉस का मतलब क्या है कि आप क्रॉस कर रहे हैं वेरिएबल्स को, आप पहले जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप सेकंड में आप दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा आप दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आपका टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का केस है तो आप ये समझिए कि आपके दो आपके फर्स्ट ऑर्डर है और चार आपके सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि जब आपको इस तरीके के फंक्शंस दिए होंगे तो वो कैसे दिए होंगे। मान लीजिए अभी तक हम लोग जैसे एक वेरिएबल में डील कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया था, मान लीजिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2, ये आपका मान लीजिए टोटल कॉस्ट का फंक्शन था। तो इसमें आप लोग जो एक चीज कॉमन देख पा रहे थे वो क्या थी कि ये जो कॉस्ट का फंक्शन है ये एक्चुअली फंक्शन है किसका, एक्स का। टीसी जो है आपका, टीसी का जो फंक्शन है वो एक्स का है, क्योंकि थ्रू आउट आपको एक्स के अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं, क्यूबिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, बट एक्चुअली में सब पूरे उसमें सिर्फ एक्स ही था। लेकिन जब आपको इस तरह के फंक्शंस दिए हो जो कि आपका एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डील कर रहा हो, तो आपको एक से ज्यादा वेरिएबल देखने को मिलेंगे। अभी मान लीजिए आपका है कि जो हम लोग फंक्शन ले रहे हैं z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, और मैंने इसके लिए एक इक्वेशन लिख दिया, तो हमने लिख दिया z इज इक्वल टू 5x माइनस 6y प्लस 8। तो अब ये जो फंक्शनल फॉर्म है ये वाला हो गया, जिसमें आपके राइट साइड पर x वेरिएबल भी आ रहा है, y वेरिएबल आ रहा है, तो आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि दोनों फंक्शंस को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो आप एक बार करेंगे del z बाय del x और एक बार आप करेंगे del z बाय del y। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन का तरीका वही होगा जैसे हम लोग करते थे कि पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन याद करिए हमने अभी इसको रीड करना कैसे सिखाया है, जब आप del z बाय del x लिख रहे हैं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। मतलब कि जब आप del z बाय del x कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उन टर्म से मतलब होगा जिसमें x आ रहा होगा, और अगर किसी टर्म में x नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने एनालिसिस में कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो अगर हम del z बाय del x यहाँ पे कर रहे हैं जिसको कि हम fx कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि किस किस टर्म में x आ रहा है, हम सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके अलावा चाहे कोई टर्म ऐसा वाला कांस्टेंट हो या किसी और वेरिएबल के साथ हो, हम उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ऊपर वाले इस इक्वेशन में x केवल एक टर्म में आ रहा है 5x में, तो हमारे लिए बाकी का इक्वेशन कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 5x का आपका 5 हो जाएगा, एंड जो 6y है वो भी आपका 0 होगा और 8 के लिए भी आपका 0 होगा, यानी कि आपको सिर्फ 5 से मतलब हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम del z बाय del y निकाल रहे हैं, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो आपको x वाले टर्म से मतलब नहीं है, तो आपने ये टर्म कांस्टेंट मान लिया, ये तो कांस्टेंट है ही, तो आपके लिए सिर्फ -6y से मतलब है। तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका -6 होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये आपका हो जाएगा 0 -6 प्लस 0, यानी आपका -6 आ रहा है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं तो हमें केवल वेरिएबल से मतलब नहीं है, हमें ये भी मतलब है कि हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब हम x की बात कर रहे होंगे तो हमें y से मतलब नहीं, जब हम y की बात कर रहे होंगे तो हमें x से मतलब नहीं है। जो कांस्टेंट है वो तो खैर जीरो ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट अगर आप किसी और वेरिएबल के साथ भी देख रहे हैं किसी नंबर को, तो उसको भी आप कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसमें वो वेरिएबल आ रहा हो। ठीक है, अब एक इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपको दिया है, हाँ शोभा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये तो हम लोग ने फर्स्ट डिफरेंशिएशन की क्लास में पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या बताता है आपको, रेट ऑफ चेंज बताता है। तो जिस चीज को हमने कांस्टेंट मान लिया है या जो चीज है ही कांस्टेंट, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। तो 8 तो कांस्टेंट है ही, तो उसका तो कोई रेट ऑफ चेंज हो नहीं सकता। और जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम y को भी कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका मतलब -6y भी हमारे लिए कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। डिफरेंशिएशन की टर्मिनोलॉजी पर जाइए, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इट इज अ प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो आपको बताता है कि रेट ऑफ चेंज को आप कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करता है, वो आपका स्लोप बताता है। तो स्लोप क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज है, और जिस चीज में कोई चेंज ही नहीं हो रहा उसका रेट ऑफ चेंज आप क्या निकालेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। ठीक है, तो ये एक मैंने बहुत बेसिक सा इक्वेशन आपके साथ डिस्कस किया है जिसका फंक्शनल फॉर्म था z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, निशु अभी इस पर आएंगे कि हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, हम लोग ने डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर क्यों किया था। चलिए आप लोग ये बताइए, हम लोग ने जब डिफरेंशिएशन किया था तो हम लोग ने सेकंड ऑर्डर क्यों किया था। हमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस नहीं जाननी है, नो। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस तो तब है जब आपका फर्स्ट ऑर्डर जीरो आए। हाँ, रेट ऑफ चेंज। सेकंड ऑर्डर क्या बताता है कि आपका पहले ऑर्डर ने आपको स्लोप बताया, सेकंड ऑर्डर ये बता रहा है कि वो स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। तभी याद करिए जब हम लोग ने इस तरीके के कर्व बनाए थे तो ये दोनों पॉजिटिवली स्लोपिंग थे, बट एक का जो है इंक्रीजिंग रेट था, दूसरे का डिक्रीजिंग रेट था। हम कह रहे थे इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो ये जो आपका सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है ये रेट ऑफ चेंज बताता है। तो जो डिफरेंशिएशन में जो सेकंड ऑर्डर बता रहा था वही आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी बताएगा। अगर डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर ये बता रहा था कि आपका स्लोप किस रेट से बदल रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी वो यही बता रहा है सेकंड ऑर्डर कि आपका जो स्लोप है वो किस रेट से बदल रहा है। स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, एंड रेट ऑफ चेंज आप किससे निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से। यानी फर्स्ट ऑर्डर से आपको रेट ऑफ चेंज पता चल रहा है जिसको आप स्लोप भी कहते हैं, और सेकंड ऑर्डर आपको ये बता रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है या ये जो स्लोप है ये किस रेट से बदल रहा है। तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चलता है, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों चीज हो सकता है। मतलब कि आपका कोई चीज बढ़ रही है तो वो घटते या बढ़ते दर से बढ़ सकती है, या कोई चीज घट रही है तो वो घटते या बढ़ते दर से घट सकती है। तो हम ओवरऑल ट्रेंड की बात जब करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो आपको फर्स्ट ऑर्डर बताता है। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस रेट पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव तो है लेकिन वो बढ़ते हुए रेट से पॉजिटिव बन रहा है या घटते हुए रेट से पॉजिटिव हो रहा है, या जो आपका घट रहा है कर्व जो नेगेटिव है वो घटते हुए रेट से नेगेटिव हो रहा है या बढ़ते हुए रेट से नेगेटिव हो रहा है, ये आपको सेकंड ऑर्डर बताता है। तो जो आपका कर्व्स की टर्मिनोलॉजीज थी, जो आपको कर्व का नेचर पता चल रहा था उससे, वही चीज यहाँ पर पार्शियल में भी होती है। बट पार्शियल की बस डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक सा इक्वेशन डिस्कस किया, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन में। फंक्शनल फॉर्म था z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अभी भी हम फंक्शनल फॉर्म लेते हैं z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही ले रहे हैं, लेकिन जो इक्वेशन है थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज करिए इक्वेशन दिया है z इज इक्वल टू 4x² प्लस 4xy प्लस y²। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताते हैं आपको। ये वाला जो इक्वेशन था इसमें एक टर्म में x आ रहा था, एक टर्म में y आ रहा था, और एक टर्म में कुछ भी नहीं आ रहा था, ना x आ रहा था ना y आ रहा था। ठीक है, इसमें बात करते हैं, एक टर्म में x आ रहा है,
एक टर्म में y आ रहा है, बट एक ऐसा टर्म है जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं। तो इस केस में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इस पर हम लोग आ रहे हैं। तो आपने कर लिया कि ठीक है, आपको ये तो पता चल रहा है कि आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x और y, ठीक है। तो एक आपने कर लिया del z by del x यानी कि fx, और दूसरा आपने कर लिया del z by del y यानी कि fy। डेफिनेशन अभी भी वही है, लेकिन हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन समझाते हैं। del z by del x का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो हमें केवल उन टर्म्स से मतलब है, पहली बात जिसमें x आ रहा है। तो x आपके दो टर्म्स में आ रहा है, 4x स्क्वायर में आ रहा है और 4xy में आ रहा है। तो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर लेंगे, 8x हो जाएगा, ठीक है। 4xy का क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें आपके मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो दोनों एक ही टर्म में आ रहे हैं, जैसे आपका यहाँ 4xy में आ रहा है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमें केवल उस टर्म से मतलब होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो यानी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें इस पूरे टर्म में सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है और बाकी को एज इट इज लिख देना है। यानी कि अगर हम 4xy में से हम सिर्फ x पर फोकस कर रहे हैं तो बच क्या रहा है, 4 और y, ठीक है। तो 4y को हम एज इट इज लिख देंगे और हम x को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें अगर मैं चेंज कर दूं और इसको कर दूं मान लीजिए 4x स्क्वायर y, अगर हम ये कर देते तो हमें x स्क्वायर से मतलब होता, ठीक है। और 4 और y को हम टच नहीं करते, हम उसको एज इट इज लिख देते। तो 4 और y को तो हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता। तो आप लिखते 4y इंटू 2x यानी कि आपका हो जाता 8yx, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे 4xy है तो आप लिखेंगे 4y, और क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 है तो x आपका वैनिश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 4y। अगर 4x स्क्वायर y होता तो x बचता, तो आप सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते, 4 और y को एज इट इज लिखते, x का डिफरेंशिएशन 2x आता, तो जो भी आता आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज ये टर्म आपका एक टर्म है। तो 4y इंटू 2x हो जाता, आपका 8yx हो जाता। और हमें y स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा बिकॉज y स्क्वायर में x नहीं आ रहा कहीं पे भी। तो आपका इस केस में x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन हुआ तो वो हो गया आपका 8x प्लस 4y। अब यही मान लीजिए आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड टर्म को जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप 4 और x को नहीं टच करेंगे, आप केवल y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये y का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो y तो बचेगा ही नहीं। तो आपका हो जाएगा 4x और प्लस y स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2y। पहला वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। जिनका मैथ्स नहीं था उनमें से किसी को भी नहीं समझ में आओ तो पूछ लीजिए कि मैंने क्या किया है। ये दोनों तो आपको क्लियर होंगे, बीच वाले का बोल रहे हैं। जब भी आप किसी ऐसे टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो जिसमें कि आपके दोनों वेरिएबल्स आ रहे हो या 3 वेरिएबल्स आ रहे हो, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब आ रहे हो, ठीक है। तो आप जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, बाकी जितना भी उस टर्म में है उसको एज इट इज लिख देंगे। यानी कि अगर 4xy था यहाँ पर और हमें निकालना था fx, यानी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हम 4 और y को टच नहीं करेंगे, 4 और y को हमने एज इट इज लिख दिया, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। और किसी की पावर जब 1 होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 आएगा। तो 4y इंटू 1 यानी कि 4y आ रहा था, तो हमने जब x के रिस्पेक्ट में किया तो ये वाला टर्म आपका 4y हो गया। इसी तरीके से जब आपने y के रिस्पेक्ट में किया इसी टर्म को 4xy को, तो हम y को सिर्फ फोकस करेंगे, हम 4x को टच नहीं करेंगे। तो 4x को आपने एज इट इज लिख दिया, y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो गया 1, तो आपका हो गया 4x। तो जब आपने y के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर आपका 4x आ गया फॉर 4xy, और 4x स्क्वायर तो 0 था क्योंकि वहां पर उसमें कहीं पे y नहीं था, ठीक है। तो बेसिक देखिए जो रूल्स हैं कि डिफरेंशिएशन में कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वो वाले रूल्स सब वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितने हैं वेरिएबल्स उतने रिस्पेक्ट आप में डिफरेंशिएट करेंगे। 2y क्यों हुआ, y स्क्वायर था इसलिए 2y, हाँ ये वाला 2y यहाँ से आया y स्क्वायर से,
ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है ना, जो आप लोग करते थे अभी तक डिफरेंशिएशन में। देखिए डिफरेंशिएशन के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है। पावर से आप पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं, वो सेम चीज है। जहां पर फोकस करने वाली चीज है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम जब यहाँ पर इस तरह के टर्म्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दोनों वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, तब आप फोकस करते हैं कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तब आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। आप बाकी सबको कांस्टेंट नहीं अज्यूम कर सकते तब, क्योंकि बाकी सबका रिलेशन है इस एक्स के साथ या बाकी सबका रिलेशन है वाई के साथ। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मान लेंगे। कांस्टेंट हम सिर्फ तब मानते हैं जब किसी टर्म में वो वेरिएबल हो ही ना। जैसे जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस वाले पहले वाले टर्म में y है ही नहीं, तो वो y में होने वाले चेंज पर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने ही नहीं वाला है, तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। क्योंकि y का x से रिलेशन नहीं है, हम y का रिलेशन z के साथ देख रहे हैं या हम x का रिलेशन z के साथ देख रहे हैं। हम x और y का आपस में रिलेशन नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमने फंक्शन क्या बनाया है, फंक्शन आपका क्या है कि z आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है आपके दो वेरिएबल्स पर, x और y। तो हम इंडिविजुअली देखना चाहते हैं x का रिलेशन z के साथ या y का रिलेशन z के साथ। हम x और y का आपस में रिलेशन नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस हाफ x। आपने कॉमा क्यों लगाया, दो अलग अलग लिखे हैं आपने, y स्क्वायर प्लस 2/3y। ये कॉमा को मैं क्या समझूं बीच में, अमित, प्लस कर दे इसको। तो अगर आप इसको मान लीजिए z है ये फंक्शन, तो डेल z बाय डेल x करेंगे। देखिए जब भी इस तरह का दिया हो ना, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसका अभी इसको रहने देते हैं, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1x, या 0.5 लिख सकते हैं, 0.5x प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2/3y को भी आप डिफरेंशिएशन में पॉइंट में लिख सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं ऐसे भी रहने दीजिए, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3y। आपने इसका डेल z बाय डेल x किया तो आपको इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, आप लिखेंगे 2x प्लस हाफ। अगर आपने डेल z बाय डेल y किया तो आपको इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है, आप लिखेंगे 2y प्लस 2/3, क्योंकि y की पावर 1 थी या x की पावर 1 थी। आशुतोष क्रॉस वाला हम अभी आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी आप लोग के साथ मैक्सिमम के कंडीशंस में भी इन सबको लेकर आएंगे। और मैंने क्रॉस वाला अभी तक आप लोग के साथ क्वेश्चन भी नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम बेसिक केवल आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हम अभी एक्चुअली मेरे भी नेक्स्ट क्लास भी है, तो अभी हम क्लास आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हम जो है आप लोग के साथ अभी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें क्रॉस भी लेके आएंगे हम लोग, और कुछ क्वेश्चंस क्रॉस वाले भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक है, जितना आज डिस्कस किया उतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। 4 इंटू 2y को 4x इंटू 2y है नमिता, या फिर 4 इंटू 2y लिखा है आपने? अगर देखिए 4x इंटू 2y लिखा है आपने, फोर एक्स स्क्वायर है, हाँ 4x स्क्वायर y ये है। अगर आप इसको क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल z बाय अगर डेल y कर रहे हैं तो आपका ये 4x स्क्वायर होगा, 4 रहेगा, 4 कहीं नहीं जाएगा। हम केवल y पर फोकस करेंगे, बाकी सारा कुछ रहेगा। देखिए आप यहाँ पर नंबर को सेपरेट नहीं कर सकते, नंबर अलग से नहीं है, नंबर जुड़ा हुआ है उस टर्म के साथ। नंबर का जब भी कोई डिजिट दिया होगा 4x स्क्वायर आएगा, जब भी कोई डिजिट दिया होगा, जैसे हम लोगों ने ये वाला डिस्कस किया था, तो यहाँ पर 8 के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा था, ना x ना y, तब वो आपका कांस्टेंट था।
बट अगर उसके साथ कोई वेरिएबल एसोसिएटेड है, जैसे कि हमने इस वाले में देखा कि वेरिएबल आपका जुड़ा हुआ था यहाँ पे, जैसे ये बीच वाला जो टर्म था 4xy, तो आप चाहे x के रिस्पेक्ट में करें चाहे आप y के रिस्पेक्ट में करें, 4 रहेगा बिकॉज 4 एसोसिएटेड है किसी ना किसी वेरिएबल के साथ। तो कांस्टेंट वो तब होता है जब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा होता। तो हम टर्म्स देखते हैं कितने टर्म है किसी वेरिएबल में, सॉरी किसी इक्वेशन में, और उस टर्म में जितने भी टर्म है उसमें किस किस टर्म में वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर हर एक टर्म में वेरिएबल आ रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अभी बहुत ही बेसिक हमने डिस्कस किया आप लोग के साथ, थोड़ा सा जाके स्टडी करिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी तो हम इकोनॉमिक्स पर आए भी नहीं है, मैंने प्योरली मैथमेटिकल वाला पार्ट ही डिस्कस किया है। थोड़ा सा समझिए क्या है, बेसिक प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा डिफरेंशिएशन में होता था वैसे ही पार्शियल में भी है। कुछ कुछ चीजें जो डिफरेंस की हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ओके।